नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को लेके चले हुए हैं और उसमें हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने स्टार्ट किया था कल। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसके स्थलों से संदर्भित आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताएंगे जिसकी उपयोगिता हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रहती है। और आप कहीं भी देखेंगे तो फैक्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आते रहे हैं। ठीक है, तो आइए सीधे हम विषय पे चलते हैं। तो कल हमने कंसेप्चुअल पार्ट्स देख लिए थे, उसके कुछ विवाद के बिंदु थे वो भी हमने देख लिए थे। आज हम जो स्थलों के बारे में समझेंगे, तो सबसे पहला स्थल इसमें सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, इसमें जो हमने कल दो चार इन्फॉर्मेशन आपको दिए थे। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में ये मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी जिला, यहीं पे इसकी अवस्थिति है। ठीक है, आज मोंटगोमरी जिला को, ये भी आप जान लें, शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ये शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से आज वर्तमान समय में जाना जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट्स ये था इसमें कि ये रावी की नदी के किनारे है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही ये सभ्यता पली बढ़ी, तो ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये रावी नदी है, उसी के किनारे हड़प्पा की अवस्थिति है। ठीक है, तीसरा फैक्ट्स हम ये देखें, 1921 में, 1921 में दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और उसमें भी सबसे ज़्यादा दयाराम साहनी और एम एस वत्स। हालांकि एम एस वत्स साहनी और दयाराम साहनी और एक व्यक्ति थे एम एस वत्स, एम एस वत्स। सब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रोल इनका रहा है। हालांकि बाद में मार्टिमर व्हीलर भी इसमें जुड़ते हैं, लेकिन 1926 में एम एस वत्स भी आए, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल हम देखते हैं दयाराम साहनी का। ठीक है, तो 1921 में इन दोनों ने इसका उत्खनन करवाया और यहाँ से बहुत सारी हमें साक्ष्यों का पता चला, बहुत सारे साक्ष्य हमें यहाँ से मिले। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ जो हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हड़प्पा में सबसे पहले R37, हड़प्पा, यहाँ पे पहला हम फैक्ट देखते हैं। R37 ये कब्रिस्तान हुआ करता था, कब्रिस्तान। अब आप समझ सकते हैं कब्रिस्तान है तो समाधान पद्धति की जानकारी आप यहाँ पे आपको पता चलती है कि समाधान पद्धति यहाँ पे विकसित हो चुका था। तो R37 यहाँ पे पहला फैक्ट्स ये है कि उसकी प्राप्ति यहाँ से हुई है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ से नटराज की मूर्ति की प्रतिकृति मिली है। नटराज की मूर्ति की प्रतिकृति आप देखते होंगे, आपने देखा भी होगा नटराज की मूर्ति, जो बहुत सारे उसके हाथ वगैरह जो फैलाए गए हैं, तो वो सारी कभी ना कभी आपने देखा होगा। उसकी प्रारंभिक जो साक्ष्य मिलता है उसका, नटराज का, वो यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तीसरा चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकल रहा है, निकलता हुआ पौधा। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये चीज़ें हमने देखी। ठीक है, यहाँ पे श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मोहनजोदड़ो में मिलेगी, तो उतनी महत्वपूर्ण ये चीज़ें नहीं है। ऐसे बैरक के बारे में बताया जाता है, लेकिन श्रमिक आवास ये चीज़ें दूसरे जगह में मिलती हैं, तो उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। कांसे का दर्पण यहाँ पे से मिलता है। यहाँ से कांसे का दर्पण हमें प्राप्त होता है। कांसे का दर्पण, यहाँ से हमें
धोती पहने हुए पुरुष का साक्ष्य मिलता है। धोती पहना हुआ पुरुष, पुरुष, ठीक है। अब आप ये दो चीज़ें आप समझ लें। जैसे कांसे का दर्पण किस चीज़ के लिए, चूंकि वहाँ मतलब वहाँ पे जो भी हड़प्पावासी थे या उस समय का जो समाज था वो सौंदर्य प्रिय था, मतलब सौंदर्य के प्रति इनका बहुत ज़्यादा रुझान रहा है। इससे इसी को आप देखते हैं, आज भी आप देखते होंगे। हालांकि महिलाओं में ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन ये पुरुषों की भी प्रवृत्ति अभी आप देखिए तो पुरुष भी बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रिय हो चुके हैं। लेकिन उस समय भी उस तात्कालिक समाज भी जो था वो सौंदर्य प्रिय हुआ करता था। उसका प्रमाण ये कांसे का दर्पण हुआ करता था, जिससे कि आप समझ रहे हैं दर्पण का यूज क्या होता है। अब वो धोती पहना हुआ पुरुष, ये चीज़ें आप दिमाग में, इसलिए मैं आपके दिमाग में ये बैठेंगी, कुछ चीज़ों का अगर कहानी के रूप में आप याद रखेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी बैठेंगी, ठीक है। तो धोती पहना हुआ पुरुष, उस समय आप जानते होंगे कि कपास का ईजाद हो चुका था, कपास के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। तो ये लोग करते क्या थे कि ये कपास के रेशों से कपड़े बनाया करते थे। तो उसी में धोती पहना हुआ पुरुष की, तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय का जो तत्कालीन समाज में जो पुरुष वर्ग था वो नीचे क्या पहना करता था, वो धोती पहना करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से हड़प्पा से मिली हैं। तो ये हमने देख लिया, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक बर्तन पे मछुआरे का चित्र मिला है। मछुआरे का चित्र किस पे मिला है? बर्तन पे। एक बर्तन पे मछुआरे का चित्र मिला है, तो मछुआरा भी यहाँ से मिला है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं, आते रहेंगे। ये क्वेश्चंस इसलिए हैं महत्वपूर्ण, जैसे मान लें आपसे पूछे मछुआरे का चित्र जो बर्तन पे बनाए गए हैं या नहीं बनाए, मछुआरे का चित्र आपको कहाँ से, ये चीज़ें दूसरे जगह से नहीं मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी कहाँ से? हड़प्पा से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, हालांकि दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए आप या तो कुछ तरीका अपना लें, कोड बना लें या कुछ भी, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये एग्जामिनेशन हॉल में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आप देखें इसमें शंख, शंख जो है, शंख किस पे बना हुआ है? बर्तन पे शंख बनाया गया, ठीक है। मतलब और शंख पर जो है उस पे बैल की आकृति है, तो शंख पे क्या है? बैल की आकृति है। तो ये चीज़ें हड़प्पा से मिली है हमें, शंख पर बना हुआ बैल, ठीक है। मछुआरे का चित्र किस पे है? बर्तन पे है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताऊं मैं, एक क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे ज़्यादा मुहरों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या लगाएंगे? मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे ज़्यादा अभिलिखित मुहरों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? और समझ रहे हैं अभिलिखित साक्ष्य क्यों? क्योंकि उस समय लिपि थी, पढ़ी भले नहीं जा सकी है, लेकिन लिपि तो उस समय ईजाद हो चुकी थी। तो जो मुहरें बनाई जाती थी उस मुहरों पे, जैसे मान ले ये मुहर है, अब उसमें बुस्टोफेजन लिपि में आप जहाँ तक जानते होंगे वो कैसे लिखी जाती थी? पहले बाएं से दाएं लिखते थे, फिर दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से, ऐसे हुआ करती थी, ठीक है। तो ये मुहरें जो वहाँ पे पाई गई हैं वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभिलिखित मुहरें, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको या किसी चीज़ का फिगर वगैरह मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुहरों की प्राप्ति, फिर से क्लियर कर लें आपको, सबसे ज़्यादा मुहरों की प्राप्ति कहाँ से? तो वो मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी की प्राप्ति यहाँ से हुई है, इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी की प्राप्ति यहाँ से हमें हुई है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखते हैं कि एक मुहर में सर्प जो है वो, मतलब गरुड़ जो है वो सर्प को दबाए हुए एक मुहर पे, ऐसा भी चित्र आप देखेंगे। एक मुहर है, आज भी आप देखते होंगे, ये चीज़ें कभी ना कभी किसी ने देखी होंगी। जैसे एक गरुड़ जो है वो सर्प को दबाए हुए है, को दबाए और उड़ते हुए, उसका चित्र हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये हमें, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या क्या आपने समझ लिया?
जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, वैसे फैक्ट्स बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ें दूसरे जगह से साम्यता रखती है, जैसे मान लें हम मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें मिली, वो चीज़ें अगर हम आपको चान्होदारो में मिलती हैं या लोथल में मिलती है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। जो चीज़ें वहाँ की स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, जो वहीं से मिली हैं और कहीं से नहीं मिली हैं, तो वो सारी चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पे करना चाहेंगे। और उसी सब से संदर्भित आप जो है, एक मुद्रा पे खरगोश का अंकन है, एक यहीं हड़प्पा से ही एक मुद्रा पे खरगोश का अंकन है। खरगोश बना है किस चीज़ पे? मुद्रा पे, मुद्रा पे, ठीक है। तो खरगोश का अंकन है एक मुद्रा पे। तो ये हमने हड़प्पा से संदर्भित चीज़ों को जाना। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा स्थल है महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स आप जान लें। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। तो सॉरी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये। पाकिस्तान के, पाक लिख रहा हूँ मैं, आप समझ लेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत के लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसके, ये नदियों से संदर्भित अब देखेंगे तो नदियाँ कौन? तो सिंधु नदी के किनारे है ये, सिंधु नदी। तो ये 3 चीज़ें आप देख लें। जैसे आप उसमें, जैसे कभी कभी आपको ये दे देता है कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थल अवस्थित रहा है, कौन से जगह पे कौन सी नदियाँ पाई गई हैं, तो मिलाने को देता है। तो मिलान में अब ये सिंधु डाल देगा और रावी डाल देगा, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें यहाँ पे सिंधु नदी लगेगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसकी खोज 1922 में, 1922 में रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी इन्होंने की थी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये एसएससी और रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है। तो ये, इसको मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला, इसका मतलब जैसे पूछा जाता है, ऐसा कुछ आपने देखा भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता क्या है, तो मृतकों का टीला इसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, अब उससे संदर्भित हम बातों को अब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे महास्नानागार की प्राप्ति हुई है, ये चीज़ें और कहीं नहीं, ये चीज़ें महास्नानागार, महास्नानागार, अन्नागार की प्राप्ति हुई है, पुरोहितों का आवास का आवास। अब ये देखिए, कुछ साम्यता बिठा लीजिए आप। ऐसा इसी स्थल को देख के विदेशी उत्पत्ति की सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे पुरातत्वविद या इतिहासकारों के द्वारा किया गया। विदेशी उत्पत्ति की जो हमने कल आपको बताई थी, तो इसी स्थल को देख के ये चीज़ें बताई गई थी कि मतलब वहाँ पे चूँकि पुरोहितों का शासन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आप स्पष्टतः यह साक्ष्य देख सकते हैं कहाँ? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये प्रमुखता, मतलब ये साक्ष्य ही नहीं, पूरे तरीके से क्लियर भी है, क्योंकि वहाँ पे अभिलिखित जो साक्ष्य है उसको पढ़ने में ही कामयाब वहाँ पे हो गया है। तो वहाँ वो साक्ष्य ये बताता है कि वो वहाँ जो सबसे प्रमुख वर्ग हुआ करता था वो पुरोहितों का वर्ग था। तो ये पुरोहित जो है ये नहाने जाया करते थे कहाँ? बहुत बड़ा ये महास्नानागार। तो इससे आप इस चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, एक यहाँ पे भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, भवन निर्माण में यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है बृहद पैमाने पे। पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे भवन निर्माण में हुआ है। ये चीज़ें आपको यहाँ विशिष्ट हैं। मतलब और सब जगह आप देखेंगे तो कच्ची ईंटें भी आपको मिलेंगी, पक्की ईंटें भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे अधिकतर मैक्सिमम जो है वो अधिकांशतया ये पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे मिलता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो जो भवन बनाए जाते थे उसमें भी कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ऐसा भी देखा गया है यहाँ, जो भवन निर्माण किया जाता था वो 2 मंजिला भी हुआ करता था, कहीं कहीं तो आपको 3 मंजिला के भी साक्ष्य मिलते हैं। और वो जो भवन बनाए जाते थे वो मिट्टी के मतलब ईंट जो हुआ करते थे वो पकी हुई मिट्टी के ईंट का प्रयोग किया तो जाता ही था, लेकिन देखिए तकनीकी रूप से आप जो जो उसका जो रूफ बनाया जाता था, छत जो बनाया जाता था, उसको बनाया जाता था किस चीज़ से? लकड़ी से। तो लकड़ी का प्रयोग छतों में किया जाता था। तो आप देखिए ना, आप कहीं 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 आप छोटे जगहों पे देखिएगा, छोटे छोटे मकान हुआ करते हैं, उसमें ऊपर जो है छोटी छोटी इमारतें, उसके ऊपर 2-3 मंजिला भी बनाई जाती हैं। उसमें सिर्फ ये लोग करते क्या है कि उसको मतलब छत नहीं, उसको किसी इसी तरीके की संरचना से ऊपर बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मोहनजोदड़ो देखिए ना, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताऊं, अभी एक हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें बहुत मतलब उस समय के समाज को, उस समय के नगर नियोजन को, उस समय आप देखिए ना, उस समय जो बाजार या मेले लगा करते थे उससे संदर्भित आशुतोष गोविरकर उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने हालांकि बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि उसमें कुछ पुट बॉलीवुड का भी आया है, ताकि चूँकि आपको मनोरंजन भी चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें तो ऐसे डालनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे आपको वहाँ पे से संदर्भित जितने भी नगर नियोजन से संदर्भित आप देख लें, जलाशयों से संदर्भित आप देख लें, नालियों से संदर्भित आप वहाँ पे मतलब स्थलों को देख लें, तो जो भी स्थलाकृति वहाँ पे दिखती है, जो भी कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिखते हैं, तो उसका प्रयास किया है गोविरकर साहब ने, ये दिखाने का प्रयास किया। अगर आपने नहीं देखा हो तो कभी आप जाएँ और उस मूवी को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऐसे आपको उदाहरण दिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ से 16 कमरों का एक बैरक मिला है, 16 कमरों का एक बैरक मिला है। इसको देख के ये इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे मजदूरों की बस्ती हुआ करती थी, ठीक है। इस पे हमें नहीं जाना है, बस ये अब जाने कि बैरक की प्राप्ति कहाँ से, तो ये हमारे मोहनजोदड़ो से हुई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल लोथल, चान्होदाड़ो ही देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये भी सिंधु नदी के किनारे है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है, तो चान्होदाड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे, तो चान्होदाड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा में हमने जो भी फैक्ट्स आपको बताए, मोहनजोदड़ो में जो भी फैक्ट्स बताए, वो सारी चीज़ें जो है अपनी अलग पहचान लिए हुई थी। हम अभी मोहनजोदड़ो से संदर्भित और भी चीज़ों को आपको बताएंगे, ये अब लास्ट में आपको कुछ चीज़ें आपको लिखवा देंगे फैक्ट्स के रूप में, उसको आप लिख लीजिएगा और वो चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। चान्होदाड़ो से संदर्भित हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 1931 में एन जी मजूमदार ने, 1931 में एन जी मजूमदार साहब ने इसकी खोज की। 1931 में एन जी मजूमदार ने, आपने ये देखा है कि ये किस नदी के किनारे है, तो आपने देख ही लिया। यहाँ से यहीं पे एक ऐसा स्थल है कि तीनों काल से संदर्भित चान्होदाड़ो से, तीनों काल मतलब तीनों काल आप समझ रहे हैं, प्राक हड़प्पा जो हमने कल आपको बताया था, तीनों कालों से संदर्भित यहाँ पे आपको साक्ष्य मिलेंगे। तीनों कालों से संदर्भित साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें तीनों कालों से, हालांकि 2-3 स्थल और हैं, धौलावीरा जैसे कालीबंगा, तो ये सारी, लेकिन यहाँ से भी तीनों कालों से संदर्भित स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना की प्राप्ति हमें यहीं से हुई है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है, लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आप देखते रहे होंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, ये देखिए लिपस्टिक नहीं दिखेगा,
लिपस्टिक का साक्ष्य यहाँ से मिला है हमें, ठीक है। इत्र का साक्ष्य यहाँ से मिला है हमें, इत्र का। लिपस्टिक का साक्ष्य, ये क्वेश्चन तो बराबर आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन हमेशा आप देखते रहे होंगे। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चान्हू से मिला है। इत्र का साक्ष्य यहाँ से मिला है, तो इत्र यहाँ पे ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यहाँ पे एक फैक्ट्स आप देखिए, बिल्ली का पीछा करता हुआ आज आप दैनिक जीवन में भी ये चीज़ें आप देखते हैं कि बिल्ली के पीछे कुत्ते जो है वो भागते हैं, तो ये चीज़ें हैं। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता यहाँ से आपको मिलता है, ये ठीक है। तो ये चान्हू से ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ से 3 घड़ियाल, मतलब घड़ियाल का भी अंकन आपको देखने को मिलेगा, घड़ियाल भी आपको मिलेगा, घड़ियाल, और मछली का भी अंकन आपको यहाँ से मिलेगा, मछली, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ से मिली हैं हमें, ठीक है। अब चलिए यहाँ से जो ईंटें मिली हैं वो वक्राकार ईंटें मिली हैं। जैसे आप देखेंगे ना तो सभी जगह ईंटों का आप आयताकार देखेंगे, वर्गाकार देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है, वक्राकार ईंटें यहाँ से हमें मिलती हैं, ठीक है। चान्हू में हमने ये चीज़ें देखी, ठीक है। अभी मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिली हैं मोहनजोदड़ो से, अभी हमने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। ये क्लास के लास्ट में मैं मोहनजोदड़ो से संदर्भित बहुत सारे फैक्ट्स को लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब हम आते हैं लोथल पे। चलिए लोथल, इसकी अवस्थिति कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। ये भोगवा नदी के तट पे है, भोगवा नदी, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में, और भी आप देखें तो अहमदाबाद में है, भोगवा नदी के किनारे है ये। 1934, ये कब हुआ है, 1954 में, 1954 में एस.आर. राव इन्होंने इसकी खोज की, लोथल की, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। ये मिलाने में हमेशा आप देखे होंगे, मिलाने में ये चीज़ देता कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखिए ये इसकी महत्ता इस बात में सबसे ज़्यादा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ डॉकयार्ड की प्राप्ति हुई है, डॉकयार्ड, या इसको गोदीवाड़ा बोलते हैं हम, गोदीवाड़ा। आप समझ रहे हैं गोदीवाड़ा क्या होता है। गोदीवाड़ा जहाँ पे जहाज, बड़े बड़े जहाज आज देखते होंगे आप मरीन बीच चले जाएं, आप मुंबई के किसी भी बंदरगाह वाले स्थल पे चले जाएं, जो बड़े जहाज हैं वो वहाँ पे आके उनकी व्यवस्थाएं की गई होती हैं, वहाँ पे वो रुकते हैं, ठीक है। उसी तरह की व्यवस्था आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य ये हमेशा से क्वेश्चन बनता रहा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे। गोदीवाड़ा का साक्ष्य, डॉकयार्ड का साक्ष्य हमें लोथल से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि चूँकि अब ये लोथल इसलिए महत्वपूर्ण, तो पश्चिम एशिया से यहीं से व्यापार हुआ करता था। आपको जैसा कि पढ़ा होगा, आपने जानते होंगे कि हड़प्पा के व्यापारिक संबंध जो है वो हमारे मतलब सिर्फ यहीं भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, मेसोपोटामिया से भी थे। मेसोपोटामिया में आप देखें ना, हड़प्पा से की मोहरें वहाँ पे प्राप्त की गई हैं। हड़प्पा से संदर्भित बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो यहाँ पे स्थलाकृति थी वहाँ पे बनाई हुई दिखती हैं, या बहुत सारे यहाँ पे जो आप देखिए ईका गाड़ी वगैरह का प्रचलन यहाँ पे जो देखते हैं आप, वहाँ पे शंख पे बना हुआ चीज़ें आप यहाँ जो देखते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिली हुई हैं, ठीक है। आप मुहर जो देखते हैं, अभिलिखित मुहर जो यहाँ पे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे मिली हुई हैं। तो ये व्यापारिक संबंध जो है हड़प्पा के, वो वैदेशिक भी थे। तो ये डॉकयार्ड, यही लोथल जो जगह था, वहाँ से पश्चिम एशिया से व्यापार हुआ करता था। तो इसका साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। यहीं से मनके बनाने का कारखाना, हालांकि मनके बनाने का कारखाना सब जगह मिला है, लेकिन फिर भी आप ये जान लें मनके बनाने का कारखाना
की भी प्राप्ति यहाँ से हुई है। मनके बनाने के बड़े पैमाने पे मनके यहाँ पे बनाए जाते थे। तो अब ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से फारस की मुद्रा की प्राप्ति हुई है, यहाँ से फारस की मुद्रा की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वहाँ से हमारा व्यापारिक संबंध था, फारस से हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था। तो व्यापार की स्थिति में मैं आपको बता दूं कि उस समय जितनी भी जो भी समकालीन सभ्यताएं हैं, उसमें व्यापार के मामले में सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदे वाली संस्कृति यही रही है। मतलब ये जो है, इसका व्यापार जो था वो इसके पक्ष में था। मतलब जो भी वहाँ से, जैसे यहाँ से जो भी वस्तुएं जाया करती थी वहाँ पे, तो ये वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त नहीं की जाती थी और उसके एवज में यहाँ पे मुद्राओं की बहुत ज़्यादा वहाँ से आयात किए जाते थे और बहुत सारे ऐसे कीमती सामान भी यहाँ पे लाए जाते थे उसी के बदले। और ख़ासकर कपास से बनी हुई हमारी जो मतलब आप देखा अभी आपने कि उससे संदर्भित कपास से बनी हुई जो हमारे मतलब कपड़े हैं, जो परिधान है, उसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको मिलेगी। मतलब उसका ही यहाँ से निर्यात किया जाता था। तो ये चीज़ें आपको लोथल से मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्र से भी संदर्भित, यहाँ पे फारस से, मिस्र से इसका संबंध मतलब हड़प्पा के व्यापार का संबंध रहा है, उसकी भी प्राप्ति आपको यहाँ से होती है। यहाँ से अनाज पीसने की चक्की की प्राप्ति हुई है, यहाँ से लोथल से अनाज पीसने की चक्की की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आप जहाँ तक जानते होंगे कि बहुत पहले ही जौ की और उस समय गेहूं की भी खोज हो चुकी थी। तो उस पे तो चक्कियों के द्वारा वो क्या किया करते थे कि आज जैसे बहुत सारी अत्याधुनिक चीज़ें आ गई हैं जिससे कि हम पीस लेते हैं गेहूं को, लेकिन उस समय चक्कियों के माध्यम से ही गेहूं को पीसा जाता था, आटे के रूप में परिवर्तित किया जाता था। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। फिर आप देखें इसमें देखिए मकान का जो मुख्य दरवाज़ा है, आप और जगह देखिएगा तो मकान का मुख्य दरवाज़ा यहाँ पे लोथल में ये सामने की तरफ खुलता था, मतलब सड़क की तरफ खुलता था। और जगह की प्रवृत्ति आप देखेंगे तो गलियों में जाके मकान में जाने का रास्ता बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मकान का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ वो कहाँ से खुल रहा है, वो सामने से खुल रहा है, ठीक है। यहाँ से घोड़े की लघु मृण मूर्ति की प्राप्ति हुई है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति की प्राप्ति यहाँ से हुई है। ऐसे आप जानते होंगे सुरकोटाडा से हमें स्पष्टता घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला है, लेकिन घोड़े से की लघु मृण मूर्ति का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अस्थियों से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप सुरकुत्ता मारेंगे, लेकिन अगर घोड़े की मृण मूर्ति पूछे, छोटी मृण मूर्ति या ऐसे पूछ दे कि घोड़े की मृण मूर्ति की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो हम क्या बताएंगे, ये हमारी यहाँ से लोथल से हुई है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हाथी दांत की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। तो लोथल से हाथी दांत की भी प्राप्ति हुई, हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जान लें हाथी दांत की भी प्राप्ति यहाँ से हुई है। यहाँ के मुहरों या बर्तनों पे, यहाँ मुहर को देखेंगे, मुहर या बर्तन पे एंड बर्तनों पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बतख की आकृति देखने को आपको मिलेगी। यहाँ के मुहर और बर्तन पे बतख की आकृति देखने को मिलती है लोथल के मुहरों से, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप पंचतंत्र विष्णु शर्मा का जो पढ़ते हैं तो चालाक लोमड़ी का वहाँ पे आप प्रख्यात देखते हैं, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य यहाँ से हमें मिलता है। तो पंचतंत्र में जो आप कहानियों के रूप में लोमड़ी की कथा पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे चालाक लोमड़ी का जो साक्ष्य आपसे अगर पूछता है कि चालाक लोमड़ी का चित्र कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। यहाँ से सांप चित्रण वाली मुद्रा भी मिली है, जैसे मुद्रा मिली है उसमें सांप का भी चित्रण आपको मिलता है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी क्या फैक्ट
मतलब कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इसको आप बढ़िया से नोट कर लेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्थल पे आते हैं। एक्सक्यूज मी। अब आइए कालीबंगा। कालीबंगा ये सबसे पहले कहाँ है? ये राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसकी अवस्थिति है, कालीबंगा की। ठीक है, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा, ये जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये कालीबंगा से ही मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आप यही देख लें कि जूते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होता है। खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। उसके बाद में इसका इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। कभी कभी शाब्दिक अर्थ भी ये पूछ लेते हैं, या आप मेंस के जब क्वेश्चंस को आप लिखेंगे तो ये चीज़ों का कोट अगर करते हैं तो उस आंसर में मतलब आपकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी दिखती है। तो इसका अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये 1953 में अमलानंद घोष ने 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। ठीक है, ऐसे बीके थापर भी थे, वो बाद में जुड़े। बीके थापर ये 1960 में जुड़े, लेकिन 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं। तो ये फर्श को पक्की करने का, जैसे सबसे पहले तो आपने देखा जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप देखेंगे, जैसे फर्श सभी जगह पे कच्ची मिट्टी से या कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, यहाँ पे फर्श को पक्की ईंटों से बनाया गया है। फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बने हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे। इसका मतलब फर्श बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे विशिष्ट इसको बनाती हैं। फिर आप यहाँ पे देखें तो हवन कुंड का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। चबूतरे पे हवन कुंड, यहाँ पे चबूतरे पे हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। इसी को देख के हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ पे यज्ञ कर्म हुआ करता था, हालांकि उसकी हवन कुंड, ठीक, हवन कुंड का साक्ष्य मतलब अग्नि के हवन कुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, अब ये आगे बढ़िए। तो इसका जो खंड है, जैसे आप जानते होंगे कि पश्चिमी और इसका जो पश्चिमी पार्ट और इसका जो पूर्वी पार्ट है उसको अलग अलग बोला जाता था, लेकिन अलग अलग, जैसे इसमें पश्चिमी पार्ट को हम क्या बोलते थे? दुर्ग, और ये जो पूर्वी पार्ट होता था उसको क्या बोलते थे? वो आवासीय क्षेत्र था। तो ये दुर्ग को ही हम मतलब जो दुर्ग हुआ करता था उसको ही हम दुर्गीकृत मानते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह मतलब इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो दुर्गीकृत हैं। दोनों पार्ट्स दुर्गीकृत, दोनों भाग दुर्गीकृत हैं यहाँ। तो दुर्गीकरण की प्रवृत्ति वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आवासीय क्षेत्र भी दुर्गीकृत है और यहाँ पे जो दुर्ग वाला क्षेत्र वो तो दुर्गीकृत है ही। तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे हम तो मुद्रा पर, जैसे मुद्रा पे व्याघ्र का अंक, व्याघ्र मतलब समझ रहे हैं आप, मुद्रा पर व्याघ्र है, मतलब व्याघ्र मतलब बाघ होता है। वही शेर का अगर बोले तो शेर यहाँ कहीं नहीं पाया गया है, लेकिन व्याघ्र का अंकन आपको मुद्रा पे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में कपड़ों में लिपटा हुआ उस्तूरा मिला है यहाँ से। कपड़ों में लिपटा हुआ, आप आज भी गांव में जाएंगे, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आज भी उसी उस्तूरों से बनाए जाते हैं वहाँ पे, जो शेविंग किए जाते हैं, तो वो आज भी कपड़ा में लपेटा हुआ मिलेगा आपको, कपड़ा में लिपटा हुआ उस तरह इसकी भी प्राप्ति यहाँ से हुई है। ठीक है, उसके बाद में यहीं से हमें पक्की
पक्की ईंटों के का पैमाना मिला है, ईंटों का पैमाना, इसे आप नोट कर लेंगे। थोड़ा मैं इधर उधर करके कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। पक्की ईंटों का पैमाना यहाँ से मिला है। आप समझ रहे हैं कि ये पैमाना क्या होता है। जैसे आज भी आप देखते हैं किसी भी चीज़ को तौलने के लिए पैमाने का यूज किया जाता है, तो उस समय भी ये पैमाना उस समय मानक हुआ करता था। जैसे किसी भी चीज़ को तौलने के लिए वो भी ईजाद इन लोगों ने कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही विकसित अवस्था में ये सभ्यताएं पली बड़ी हैं, और हर एक स्तर पे, आप तकनीकी स्तर पे भी देखें तो समकालीन विश्व की सभी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा विकसित ये हमारी सभ्यता रही है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसमें जो है एक चीज़ और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम यहाँ लिखते हैं कि एक बच्चे के कपाल में, बच्चे के कपाल में, कपाल मतलब समझ रहे हैं सर, तो उसके कपाल में 6 छिद्र, 6 छिद्र की आपको यहाँ पे साक्ष्य मिलेगा। मतलब 6 छिद्र, 6 छिद्र है उसके। ये क्या है, शल्य चिकित्सा की जानकारी ये देता है, शल्य चिकित्सा। मतलब आप ये देखिए कि ये मेडिकली रूप से भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे। मतलब अगर ये देखिए होता क्या है, जैसे मान ले कोई ये कह सकता है कि हाँ इसके कुछ चीज़ें इसके सर में चली गई होंगी इसलिए, लेकिन 6 जगह कैसे जाएंगी, है ना। तो इसलिए इसको माना गया कि शल्य चिकित्सा की प्रारंभिक जानकारी हड़प्पा वासियों को थी। तो ये चीज़ें भी हमें, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे के कपाल में 6 छिद्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है, यहीं से हुई है। ठीक है, कालीबंगा से ही हुई है। तो अब इसी को देख के कहा जाता है, यहीं के स्थल को देख के, कालीबंगा के स्थल को देख के जो इसके पतन की अवस्था थी, तो भूकंप से, भूकंप के द्वारा इसकी मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसको यही कालीबंगा को ही देख के ये कयास लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्थल की तरफ हम बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देख लिया, हड़प्पा देख लिया, मोहनजोदड़ो में देखा, लेकिन अभी कुछ उसके मेन फैक्ट्स बचे हुए हैं, उसको मैं बताऊंगा। लोथल देख लिया, चान्होदारो देख लिया, कालीबंगा देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बनावली, बनावली या बनावली। ठीक है, ये हरियाणा में है, हरियाणा, और ये घग्गर नदी, घग्गर नदी तट पे है। घग्गर नदी को ही हम सरस्वती नदी बोलते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। घग्गर नदी या सरस्वती नदी। तो बनावली या बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। ये घग्गर नदी तट पे है, और 1973 में आर.एस. विष्ट में इसकी खोज की थी। 1973 में आर.एस. विष्ट ये इसके खोजकर्ता थे, बनवाली या बनावली के। तो 1973 में आर.एस. विष्ट ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे अब मिला क्या क्या है, तो ये चीज़ हम देखते हैं बनावली में। सबसे पहले तो ये देखिए, तांबे का वर्णाग्र मिला है। पहला ये चीज़ देख लीजिए, तांबे का वर्णाग्र, वर्णाग्र मिला है हमें यहाँ से। वर्णाग्र समझ रहे हैं, वाण जिसको, जैसे तीर धनुष की बात, अब जैसे तीर, वही वर्णाग्र है ये। ठीक है, इसमें अच्छे किस्म का जौ मिला है। जैसे जौ के यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 तरीके के ब्रीड की प्राप्ति हुई है जौ के। तो जो अच्छा किस्म है, तो अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति यहाँ से हुई है। जौ, अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति हमारे बनावली से हुई है। ठीक है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, हल की बनी हुई आकृति मिली है, यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है, हल की बनी हुई आकृति मिली है, हल भी यहाँ से पाया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हल से जो जुताई की जाती थी वो हल का उसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। इसमें एक चीज़ है कि ये यहाँ सार्वजनिक व्यवस्था में नालियों का अभाव यहाँ दिखता है। सार्वजनिक व्यवस्था में नालियों का अभाव दिखेगा यहाँ।
ऐसे जैसा कि आप जानते हैं कि नगर नियोजन में यहाँ पे यही चीज़ें भिन्न करती हैं मेसोपोटामिया से। नगर नियोजन में यहाँ पे नालियाँ इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई थी, नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, सड़कों के किनारे नालियाँ बनाई गई थी, घर से निकाली जाती थी। तो उसके बाद में नालियों पे देखिए, आज भी आप देखते होंगे जो नालियाँ निकाली जाती हैं उसके ऊपर से जैसे होल, मेन होल बनाया जाता है, मेन होल को ढकने की व्यवस्था आज आप जहाँ तहाँ देखते होंगे, वो चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मतलब वो उस समय एडवांस स्तर पे वो नालियों से संदर्भित। लेकिन यहाँ देखेंगे आप तो सार्वजनिक स्थलों में जो है नालियों का आपको यहाँ अभाव मिलेगा। ठीक है, यहाँ ही मकानों को मिट्टी से लेपा जाता था, मकान को मिट्टी से लेपा जाता था। ठीक है, यहाँ के मकान को मिट्टी से लेपा जाता था। चलिए, ये चीज़ लिखते नहीं, आप समझिए। न मकानों को मिट्टी से क्यों लेपा जाता था? आज भी आप जाएंगे ना कहीं, जैसे आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चले जाएं या ग्रामीण क्षेत्रों में, जो थोड़ा सा अभी तो हालांकि ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिमोट एरियाज में आप चले जाएं, वहाँ पे मिट्टी के घर आपको मिलेंगे। तो ये, और उसमें कभी क्या पता, हालांकि हमने भी प्रवेश नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक बताता हूँ, जैसा बात होती है, जो भी मिट्टी के घर में रहते हैं उनको कभी गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखिए, उन लोगों ने जो पहल मिट्टी से लेपा, तो ये गर्मी से भी बचने का एक उपाय उन्होंने ये खोजा। तो ये चीज़ें हमको मिलती हैं कहाँ से? बनावली से मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नगर नियोजन यहाँ से हुआ है, यहाँ का नगर नियोजन आप देखेंगे, नगर नियोजन, तो यहाँ पे शतरंज के बिसात की नगर नियोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। शतरंज में आप समझ रहे हैं, खाने खाने बने होते हैं, उसी तरीके में यहाँ पे जो नगर नियोजन, जो घर वगैरह बनाए गए थे, वो इस शतरंज के बिसात के अनुसार ही ये घर बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद में आप देखते होंगे, जैसे यहाँ की आप हड़प्पा की सबसे प्रमुख विशेषताओं में देखते होंगे सड़कों से संदर्भित, तो सारी सड़कें जो हैं वो समकोण पे काटती थी। जैसे ये सड़क है, ठीक है, तो एक ये सड़क है, ठीक है, तो ये समकोण पे काटती थी। ये हड़प्पा की सर्वप्रमुख विशेषता है। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो सड़क है वो समकोण पे नहीं काटती थी, बनावली की सड़क जो है वो समकोण पे नहीं काटती थी। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसकी विशिष्टता भी यही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थल धौलावीरा। जैसा कि आप जानते हैं कि लिपि का जो हम साक्ष्य जो आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, इसको धौलावीरा के ही, धौलावीरा, तो लिपि से संदर्भित जो साक्ष्य हमारे मिले हैं, जिसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो नहीं पढ़ा गया है अभी तक, वो धौलावीरा ही इसका साक्ष्य देता है। तो धौलावीरा अब ये है कहाँ? तो गुजरात में है ये। ठीक है, इसका आप पहले तो अर्थ समझ लें। इसको बोलते हैं सफ़ेद कुआं। इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। जैसे कैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ हमने बताया कि मृतकों का टीला होता है, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है, उसी तरह धौलावीरा का क्या अर्थ होता है? सफ़ेद कुआं। ठीक है, तो धौलावीरा, अब ये 1967-68 में जगपति जोशी ने 1967-68 में जगपति जोशी ये सारी चीज़ें मिलाने को देती हैं, इसकी खोज की। ठीक है, जगपति जोशी ने 1967-68 में धौलावीरा की खोज की। ठीक है, अब देखिए इसमें आकार कैसा है? इसका आकार आयताकार है। एक चीज़ आपको मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, आकार आयताकार है। एक दो बातें आप समझ लीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति उसकी कैसी थी, तो उसमें आपको अगर आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार मारेंगे। इसकी जो आकृति थी पूरे संस्कृति सभ्यता की, वो आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो आकार ऐसा, आकृति क्या थी इसकी? धौलावीरा की आयताकार थी। ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। सभी आकृतियाँ यहाँ मिलेंगी, त्रिभुजाकार भी मिलेंगी, आयताकार भी मिलेंगी, वर्गाकार भी मिलेंगी, लेकिन कोई भी आकृति हड़प्पा के किसी भी स्थल की वो गोलाकार नहीं मिलेंगी।
गोलाकार आकृति कोई नहीं है। ये यही एक चीज़ और है, जैसे मेसोपोटामिया से जो अंतर करके विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को जो हमने खारिज किया, उसके पीछे एक और कारण ये तर्क भी दिया गया। तो गोलाकार आकृति आपको नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें आप समझ जाइए। और कोई भी अगर गोलाकार आकृति का हो तो सीधे वहाँ पे खारिज कर दी जाती है, तो उस ऑप्शन को सीधे हटा दिया जाएगा, ठीक है। आयताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, त्रिभुजाकार हो सकती हैं, लेकिन कोई भी आकृति ऐसी नहीं होगी नियोजन नगर नियोजन से संदर्भित जो कि गोलाकार हो। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब इसमें जो है यहाँ के जल प्रबंधन की बहुत ज़्यादा, जल प्रबंधन जो यहाँ हुआ था वो सबसे एडवांस था। इसमें 16 जलाशयों का प्रयोग किया गया है। 16 जलाशय, 16 जलाशयों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है जल प्रबंधन के लिए, ठीक है। यही से हमें स्टेडियम जैसी आकृति की प्राप्ति मिलती है। स्टेडियम जो आप देखते हैं आज, स्टेडियम की प्राप्ति यहीं से हुई है। मतलब ये माना गया कि स्टेडियम ये रहा होगा, तो धौलावीरा से हमें स्टेडियम जैसी आकृति की प्राप्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, तो स्टेडियम हो गया। अब यहाँ पे आप और चीज़ देखें तो 3 भाग, ये जो है धौलावीरा के जो नगर थे, सारे नगर निचले और ऊंचे, मतलब 2 भाग में डिवाइड थे, लेकिन इसके जो नगर थे वो 3 भाग में डिवाइड थे। यहाँ के जो नगर थे वो 3 भागों में डिवाइड थे, 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 भाग में ये वर्गीकृत। तो यहाँ के नगर 3 भागों में वर्गीकृत थे, ठीक है। धौलावीरा में 3 भाग, और सब जगह आप देखेंगे तो 2 भाग में, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, रोपड़ पे आते हैं। थोड़ा फैक्ट्स है, लेकिन फैक्ट्स ही क्वेश्चन बनते हैं, और इसको थोड़ा बस ऐसे ही है, थोड़ा उसको आप ऐसे याद करेंगे, कुछ कोड वगैरह करके याद कर लें। क्योंकि ये फैक्ट्स जो है अगर आपके एक बार याद हो गए जेहन में, अगर एक बार बिठा लिया आपने, तो फिर आपके कोई क्वेश्चंस जो इससे संदर्भित आता है, स्थलों से संदर्भित, साक्ष्य से संदर्भित, वो चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो थोड़ा सा उसको एक अपना कोड बना लीजिए। हम लोगों ने तो बनाया है, लेकिन वो सारे कोड अलग अलग होते हैं, सबके व्यक्तिगत अलग अलग, जैसे जो जेहन में जो चीज़ें आती हैं उसको सेट करके आप किसी कहानी के रूप में, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन याद करना कठिन नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ है पंजाब में। रोपड़, पहला फैक्ट तो यही है कि पंजाब में है। ये सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, उत्खनन करवाया, जो समझिए। तो यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्रता बने 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थल ये रोपड़ ही है। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि स्वतंत्रता के पहले तक ये स्थिति यही थी कि मात्र 40 ही, जैसे आज आप जानते हैं 1400 से ऊपर स्थल हो चुके हैं, 40 ही स्थल प्रकाश में आए थे, उसी का उत्खनन किया गया था, वही खोजे गए थे। और जितने भी आप जो 1400 से ऊपर वो देखते हैं, वो सारी चीज़ें 1947 के बाद में हुई हैं। उसमें भी रोपड़ सबसे पहला स्थल रहा जो स्वतंत्रता के बाद में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में 54 में ये खोजा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है जो आप देखेंगे, कश्मीर की ये प्रवृत्ति है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि शवाधान पद्धति में, जैसे मनुष्य का जो शव है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। इसके साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से, ठीक है।
ये बुर्जहोम में आप ये स्थिति देखेंगे, बुर्जहोम में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे समाधान हैं, और समाधान के बारे में बताएंगे हम, वो युगल समाधान क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो समाधान, एकल समाधान क्या है, युग्म समाधान क्या है, युगल समाधान क्या है, ये सब चीज़ें समाधान वाले उसमें आएंगी। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कुत्ते के साथ में, मतलब मनुष्य के साथ में कुत्ते को जब दफनाए जाने का साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। यहीं से तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है ऐसे, लेकिन सॉरी, यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, हालांकि और जगह से भी मिली है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कुत्ते के साथ, ये मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य ये मिला है, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम ये स्थल है जिसका खोज किया गया, ठीक है। ये 2 फैक्ट इसमें है। अब आप आइए अलग दूसरा, रंगपुर। रंगपुर, इसको आप नोट करते चलेंगे। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। ये मादर नदी के किनारे है, ये गुजरात में है, मादर नदी के किनारे है। सबसे ज़्यादा स्थल आपको भी पता होगा इंडिया में गुजरात में है, तो ये मादर नदी। और ये रंगनाथ राव 1953-54 में, 1953-94 में रंगनाथ राव, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं ये। जैसा कि आप जानते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो 1400 किलोमीटर जो बताई थी जिन्होंने, मैं वो करके, वो रंगनाथ राव ही थे। तो रंगनाथ राव, रंगपुर, रंगनाथ, ये अब देखिए ना, रंग, ठीक, रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज की, ठीक है। यहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। अब साक्ष्य के स्तर पे चले तो धान की भूसी, जैसा कि आप जानते हैं कि चावल की खोज उस समय हो चुकी थी, मतलब चावल यूज किया जाता था, जो कि कुलडीवा जगह, और अभी तो बदल चुका है, लोहरा देव हो चुका है। वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। प्राक हड़प्पा का एक दिन क्लास होगी, हालांकि उससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन उससे संदर्भित हम एक क्लास जरूर लेंगे। कुछ उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आपको बताएंगे और कुछ कंसेप्ट को आपको बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन उसके आप देखेंगे उससे संदर्भित बहुत कम ही क्वेश्चन, वो भी 1-2 साल में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे भी संदर्भित एक क्लास हम आपको जरूर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। तो कच्ची ईंटों का दुर्ग और मादर नदी के किनारे रंगनाथ राव ने धान की भूसी की प्राप्ति यहाँ से हुई है। ज़्यादा फैक्ट्स इसमें नहीं है, बस ये समझिए। अब सुरकोटडा आते हैं, ये महत्वपूर्ण एक चीज़ में है जो अभी हमने आपको चर्चा किया था। सुरकोटडा या सुरकोतदा, ये देखिए, ये सबसे पहले आप ये जाने कि सुरकोटडा कहाँ, गुजरात में है। गुजरात में है। 1964 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की। जगपति जोशी, ये गुजरात में है, ठीक है। ये चीज़, चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलाने में आती हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे आपके। ये चीज़ें, हाँ, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। किस में बनता है? जैसे बैंक वगैरह की कोई एग्जामिनेशन देख लें आप, या रेलवे के देख लें, एसएससी के देख लें, उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेकिन जो कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मिलाने के स्तर पे ये हम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, अब कुछ फैक्ट्स पे चलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति यहाँ से हुई है। जो आप देखते हैं आज बड़े बड़े मॉल वगैरह, तो मॉल की प्रतिकृति आपको वहीं दिखेगी। मॉल जो आज आप देखते हैं तो वहाँ पे, हालांकि उनका अपना तरीका था, उतना एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए ये चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में नहीं दिखेंगी, लेकिन वहाँ पे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी जानकारी मिलती है। यहीं से सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़े की अस्थि जो अभी हमने आपको बताई थी, घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं।
घोड़े की अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इन्फेसाइज किया कि घोड़े की अस्थियां हमें कहाँ से मिलती हैं, सुरकोटडा से मिलती हैं, या ये सुरकोटडा बोलते हैं। जो भी आप पढ़ेंगे कहीं सुरकोटडा लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं यहाँ से कब्रगाह वगैरह की प्राप्ति हुई है। हालांकि थोड़ा सा यहीं के समाधान से एक और, ये देखिए कलश समाधान, आपने अभी मैंने बताया था आपको युग्म समाधान, युगल समाधान, एकल समाधान, लेकिन यहाँ कलश समाधान की प्राप्ति हुई है। ये चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, ये जो है अन्य स्थलों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कलश समाधान क्या होता है, जैसे किसी भी मनुष्य का या जब मौत हो जाती है तो उसको करते क्या थे ये लोग कि एक बड़े से कलश में उसके टुकड़ों को उसमें रख के और तब ये दफनाते थे, ठीक है। तो ये कलश समाधान, तो ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, घोड़े की अस्थियाँ और कबल कलश समाधान, ये सुरकोटडा से मिली है, ठीक है। अब हम आते हैं आलमगीरपुर। नेक्स्ट स्थल है आलमगीरपुर। जैसा कि आप जानते हैं आलमगीरपुर क्या है, याद कीजिएगा। याद कीजिए आलमगीरपुर हमने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में। इसकी सबसे पूर्वी सीमा जो है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, जो मेरठ संभाग में अवस्थित है। हालांकि इस पर मैंने एक और चीज़ बताया था आपको कि ये सीमाएं बढ़ के बरेली तक आ गई हैं, परिक्रमा नगरी तक, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आलमगीरपुर ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक ये पूरे तरीके से साबित नहीं किया गया जा सका है, तो इसलिए ये परिक्रमा नगरी अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में उसको शामिल कर दिया जाएगा। तो हम मारेंगे आलमगीरपुर ही। तो हमने क्या बताया, यूपी में है। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है, मेरठ संभाग में है, ठीक है। ये हिंडन नदी जो गाजियाबाद से निकल के जाती है, हिंडन नदी, हिंडन नदी इसके किनारे है ये। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ से एक भी मुद्रा की प्राप्ति नहीं है, मुद्रा यहाँ नहीं मिलेगी आपको, मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्थल है जहाँ से एक भी मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये आलमगीरपुर है, ठीक है। यहाँ से रोटी बनाने का चकला मिला है, रोटी बनाने का चकला यहाँ से मिला है। आज देखते हैं रोटी जो बनाई जाती है चकला पे, तो वो चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं आलमगीरपुर से, ठीक है। ये यहाँ पे बर्तन पे देखेंगे त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पे देखने को मिलेगी, त्रिभुज में देखने को मिलेगा, मोर देखने को मिलेगा आपको यहाँ। तो बर्तन पे कुछ आकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, गिलहरी बनाई गई है, मोर बनाए गए हैं। उसी तरीके से बर्तनों पे ये सारी आकृतियाँ आपको मिलेंगी, गिलहरी भी मिलेगी आपको। तो कहाँ की अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के बर्तनों पे मोर की आकृति बनी हुई है, तो वो आलमगीरपुर। कहाँ के बर्तनों पे गिलहरी की आकृति मिलती है, तो आलमगीरपुर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुक्ता गेंडोर। सुक्ता गेंडोर के बारे में आप जानते ही हैं, कल भी इसकी चर्चा हुई थी। सुक्ता गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा सुक्ता गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। सुक्ता गेंडोर कहाँ है, ये ऑरेल स्टाइन ने 1927 में 1927 में ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की, ठीक है। सबसे पश्चिमी सीमा ऑरेल स्टाइन 1927 में इसकी खोज की, किसने, ऑरेल स्टाइन ने। दास्क नदी के किनारे है ये, दास्क नदी। ये नदियों से संदर्भित क्वेश्चन अगर आए तो दास्क नदी से के किनारे ये हमारा सुक्ता गेंडोर है, ठीक है। यहाँ के जो दुर्ग बने हैं वो प्राकृतिक चट्टान पे बने हुए हैं, प्राकृतिक चट्टान पे दुर्ग बने हुए हैं।
आप कभी ग्वालियर अगर गए होंगे, ग्वालियर फोर्ट को देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, लेकिन मैं आपको पास में ही, चूँकि ग्वालियर बहुतों का आना जाना है, ग्वालियर आप देखे होंगे, ग्वालियर का फोर्ट वो बना है किस पे, प्राकृतिक पहाड़ी पे ही बना है। आप उसको अगर कभी गए होंगे तो उसको चढ़ाई करने के लिए वो उसी पहाड़ से ही होके, और हालांकि बनाए गए हैं रास्ते, लेकिन वहाँ पे बनाए गए हैं। तो वो चीज़ें अब प्राकृतिक चट्टान पे दुर्ग बनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, यही सूतका गेंडोर से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ बुर्ज है, बुर्ज है, द्वार है। आप लाल किला में जाएंगे तो उसके बड़े बड़े बुर्ज जो आप देखते हैं, जहाँ से आप एंट्री लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सूतका गेंडोर से मिलेंगी। ठीक है, अब आप देखिए एक जगह है, एक क्वेश्चन, हालांकि एक ही पॉइंट है उसमें, कुणाल जो हरियाणा में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने बता दिया इसको। कुणाल है हरियाणा में, हरियाणा में यहाँ से चांदी के बने हुए 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के मुकुट मिले हैं, 2 मिले हैं, लेकिन बस ये आप समझिए कि कुणाल से चांदी के बने हुए 2 मुकुट हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोटडीजी, एक मिनट, कोटडीजी या कोटदीजी। ठीक है, कोटडीजी से संदर्भित 1-2 फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कोटडीजी जो है कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के ही किनारे है, ये पाक में है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में ये है। और इसकी खोज किसने की, 1857 में, 1957 में R.A. खान ने इसकी खोज की है। ठीक है, ये कोटडीजी की खोज R.A. खान ने की है। 1957 में R.A. खान ने कोटडीजी की खोज की। ये पत्ती के आकार का वनाग्र इसमें मिला है, पत्ती के आकार पर, मतलब पत्ती पर ये वनाग्र यहाँ से मिला है, वनाग्र। तो ये पत्ती के आकार का वनाग्र यहाँ से मिला है हमें कोटडीजी से। ठीक है, उस यहाँ से पत्थर, यहाँ से कांसे की चूड़ी मिली है, यहाँ से चूड़ी मिली है, यहीं से कांसे की चूड़ी हमें यहीं से प्राप्त हुई है। यहीं से हमें पत्थर की नींव मिली है, जैसे पत्थर के नींव में जो है ये कच्ची मिट्टी से बने हुए ईंट का और पकी हुई ईंट का प्रयोग किया करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पत्थर की नींव की प्राप्ति होती है, मतलब नींव में इन्होंने पत्थर का उपयोग वहाँ किया है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें 2-4 फैक्ट्स थे इसमें, वो आपने देख लिया है। अब हम एक दो और स्थल देखते हैं। राखी गढ़ी, ये महत्वपूर्ण है, राखी गढ़ी। अब क्वेश्चन ये बनाता है, जैसे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत में खोजा गया हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यही राखी गढ़ी है। यही राखी गढ़ी है जो भारत में पाया गया सबसे बड़ा स्थल है, ये सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ज़्यादा इसमें फैक्ट्स नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन ये आता रहा है और क्वेश्चन देखने को इसमें नहीं मिलता है। ऐसे अग्निवेदिका भी मिली है यहाँ से, जो लोथल वगैरह से, कालीबंगा से मिली है, लेकिन वो उसका महत्वपूर्ण नहीं है। वो ये भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। ठीक है, अब आप आइए एक लास्ट हम देखते हैं, उसके बाद मोहनजोदड़ो के कुछ फैक्ट्स को आप वो करेंगे। दायमाबाद, इसमें फैक्ट्स की भरमार है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप फैक्ट्स को थोड़ा सा याद करेंगे तो वो आगे आने वाले समय में कभी भी आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। दायमाबाद, और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण विस्तार कहाँ तक है,
दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? पुणे में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले से पता हैं। अभी ये जो है किस नदी के किनारे है? तो ये प्रवरा नदी के किनारे है। अभी तक आपने वो चीज़ें जानी थी कल के क्लास में, आज आगे बढ़ते हैं। ये प्रवरा नदी के किनारे है। यहाँ से रथ चलाता हुआ मनुष्य की प्राप्ति, रथ की प्राप्ति यहाँ से हुई है, लेकिन मनुष्य चला रहा है। तो रथ चलाते हुए मनुष्य की प्राप्ति का मतलब उसकी चित्र उसका मिला है यहाँ से। तो रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति हमें यहाँ से मिलती है। सांड की, गैंडे की आकृति यहाँ से हमें मिलती है। सांड, गैंडा। अब देखिए ना, गैंडा की आकृति आपको जल्दी कहीं से नहीं मिलेंगी, यहाँ गैंडा की आकृति हमें मिलती है। यहाँ से सैंधव लिपि का एक मुहर मिला है। जैसे लिपि से संदर्भित धोलावीरा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये लिपि से संदर्भित, सैंधव लिपि से संदर्भित एक मुहर मिली है। यहाँ से हमें मुहर की प्राप्ति हमें यहाँ से हुई है। ठीक है, यहाँ से तस्तरी मिला है, प्याला मिला है। तस्तरी यहाँ देखेंगे, प्याला मिला है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब हमने जो कहा था आपको कि लास्ट में हम मोहनजोदड़ो से संदर्भित आपको कुछ फैक्ट्स, चूँकि उसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें हम आपको अब बताएंगे। मोहनजोदड़ो, जो आपने पहले कुछ चीज़ों को की चर्चा हमने की थी इसमें, मोहनजोदड़ो। अब इसमें फैक्ट्स के स्तर पे हम आपको बताएंगे। जो अभी हमने आपको बताया 1922 में रखाल दास बनर्जी ने उस मतलब इसकी खोज की थी। सिंधु नदी के किनारे ये है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने आपको बताया था लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंधु नदी के किनारे, ये चीज़ें हमने बता दी थी। 16 कमरों का बैरक भी हमने आपको बताया था। उसको कुछ लोग बताते हैं कि दुकान है, कुछ लोग बताते हैं कि इतिहासकारों का मत है कि खुली लाइन है, उस पर नहीं जाएंगे हम। 16 कमरों का एक बैरक यहाँ पे से मिला है, यहीं से मिला है। उस तरह में लिपटा हुआ सूती का, उस तरह मतलब जो हमने पहले भी आपको बताया, उस तरह जो था वो कपड़े में लिपटा हुआ था, मतलब कपड़ों में लिपटा हुआ उस तरह। ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं। हालांकि ये चीज़ें एक जगह से और मिली हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है। यहीं से कांसे की नर्तकी मूर्ति, ये आपने देखा होगा, नर्तकी मूर्ति है, ये कांसे की है, 10 इंच की है, लेकिन कांसे की नर्तकी मूर्ति की प्राप्ति हमें यहाँ से हुई है। पशुपति शिव, पशुपतिनाथ शिव की प्राप्ति, पशुपतिनाथ शिव की प्राप्ति यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम ये हालांकि हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णित है, पुराणों में, महापुराणों में भी ये वर्णित है कि सबसे पुराने देव हमारे कौन हैं? ये शिव ही हैं। तो यहाँ ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक श्रृंगी पशु, आप जहाँ तक जानते होंगे सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु की आकृति हमें मिलती है। एक श्रृंगी पशु आकृति के मुहर यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और आपने पहले ही मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मुहरों की प्राप्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभिलिखित मुहरों की प्राप्ति हड़प्पा से हुई है। ये हमने शुरुआत में ही बताया था। यहाँ से कुम्हार के 6 भट्ठे, यहाँ से चलिए इधर देख लेते हैं। कुम्हार के 6 भट्ठे की प्राप्ति हुई है, 6 भट्ठे। मतलब आप समझ रहे, कुम्हार जो भट्ठा में क्या बनाता होगा, जैसे मूर्तियों का निर्माण करता ही होगा। ईंटों का प्रयोग जो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती हैं, जो पकी हुई ईंटें, मतलब वहाँ पे एक संस्कृति प्रचलित थी कि मतलब कच्ची ईंटों का प्रयोग या कच्ची मिट्टियों से संदर्भित प्रयोग नहीं किए जाते थे। ज़्यादा आपको प्रयोग क्या देखने को मिलेगा? पकी ईंटों से संदर्भित या पकी हुई मृण मूर्तियाँ, इससे संदर्भित आपको यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पकी ईंटों का साक्ष्य मिलता ही है। एक मिनट, बस 2-3 फैक्ट्स और हैं, मैं बता दूं आपको। यहाँ से प्रहसन मुद्रा में हाथ में ढोल और बीना लिए हुए, हाथ में जैसे पुरुष है एक, वो हाथ में ढोल और वीणा लिए हुए,
वीणा, ये पुरुष की प्राप्ति, एक मूर्ति की प्राप्ति हुई है जिसमें कि ढोल और वीणा लिए हुए पुरुष है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखें तो एक मुद्रा पर ऐसा प्रतीत होता है कि भैंसा पर वार करते हुए मनुष्य का चित्र है। भैंसा पे वार करता हुआ मनुष्य, मनुष्य ने मतलब भैंसा पे वार करता हुए मनुष्य का चित्र आपको यहाँ से मिलेगा। ये चीज़ें आप देखेंगे, जैसे भगवान शिव ने राक्षस दुदुम्भी का वध किया था ना, उसकी प्रतिकृति आपको यहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये भैंसा पे वार करते हुए मनुष्य का चित्र मिला है। यहीं से घोड़े के दांत मिले हैं। पुजारी योगी मिला है, पुजारी योगी की मूर्ति मिली है, घोड़े के दांत मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। यहीं से हम देखते हैं कि पशुपति नाथ, वही अब देखिए पुजारी योगी की भी मूर्ति यहाँ से, जिसको कयास लगाया गया कि यहाँ पे भगवान शिव से संदर्भित ही पूजा की जाती होगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स थे। तो दोस्तों, हमने आपको आज थोड़ा सा ये क्लास जो है ये फैक्ट बेस्ड ही रहा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट बेस्ड सिंधु घाटी सभ्यता से ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ी सी आपको इसमें कुछ सेट करने पड़ेंगे उदाहरण के साथ, या कुछ कोड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप ये जितने भी फैक्ट्स हैं इसको याद कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। याद हो भी जाती हैं बातें, थोड़ी सी कभी कभी उसको बस रिवीजन कर लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन आएंगे उसमें ये सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे कक्षा कल इसी सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट समापन करेंगे, और आगे जो है कल हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस क्लास में हमने आपको सिर्फ फैक्ट्स बताए, कुछ कंसेप्ट भी थे। चलिए, अब आगे कल मिलते हैं हम आपसे।